नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एड्यू एरा में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस स्टार्ट किया था और जनरल साइंस में जो पहला सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे वो था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एटम यानी परमाणु, और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। केमिस्ट्री की परिभाषा के बारे में डिस्कस किया था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी बताई थी कि जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है यानी जो रसायन विज्ञान के पिता है वो लेवोसिए को माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोगों ने जैसा कि लास्ट क्लास में परमाणु की संरचना के बारे में बताया था कि परमाणु को एक गोलाकार आकृति का माना गया है जिसके मध्यवर्ती भाग में नाभिक होता है और नाभिक का निर्माण जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके होता है और इसके चारों तरफ गोलाकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, परमाणु की यह संरचना इतनी आसानी से ज्ञात नहीं की गई थी। इस संरचना को ज्ञात करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल दिए थे और उन मॉडल के आधार पर लास्ट में परमाणु की ये संरचना ज्ञात की गई थी। जो मॉडल दिए गए उनमें सबसे पहला जो मॉडल था वो था थॉमसन का परमाणु मॉडल। यह मॉडल थॉमसन ने दिया था। इसे प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल अथवा रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। थॉमसन के इस मॉडल के आधार पर बताया गया कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसमें समान रूप से जो होता है वो ऋणावेश बिखरा रहता है। अपने इस वाक्य को समझाने के लिए थॉमसन ने तरबूज को आधार लिया तथा थॉमसन ने बताया कि जो तरबूज का लाल भाग होता है वो परमाणु में उपस्थित धनावेश को दर्शाता है, जबकि तरबूज में जो बीज उपस्थित रहते हैं वो क्या करते हैं, ऋणावेश को दर्शाते हैं। ये जो धनावेश और ऋणावेश है ये आपस में इस प्रकार से संतुलन बनाए हुए रखते हैं कि ये पूरे परमाणु को वैद्युत रूप से उदासीन कर देते हैं। इस आधार पर थॉमसन ने यह बताया कि जो परमाणु है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। लेकिन जब थॉमसन से परमाणु के स्थायित्व के बारे में पूछा गया तो थॉमसन इसकी व्याख्या नहीं कर सका। यही कारण है कि थॉमसन के इस प्रयोग को, इस मॉडल को असफल बताया गया। थॉमसन के इस प्रयोग के बाद में रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग दिया जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आजकल कंपटीशन एग्जाम का लेवल टफ हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग बीच में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्फा कण क्या होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं और जो हीलियम का नाभिक है यानी जो He+2 आयन है उन्हीं को अल्फा कण के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग में अल्फा कणों का एक स्रोत लिया, सोने की पतली पट्टी ली और एक फोटोग्राफिक प्लेट ली। इस फोटोग्राफिक प्लेट में अंदर की तरफ रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड का लेप करवाया और अपना प्रयोग प्रारंभ किया। अपने इस प्रयोग में अल्फा कणों के स्रोत से रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार जो है वो इस सोने की पतली पट्टी पर करवाई। जब रदरफोर्ड ने यह बौछार करवाई तो रदरफोर्ड ने यह प्रेक्षण प्राप्त किया कि जो अधिकांश अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए, जिससे रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया कि इसका मतलब जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खाली होता है। अपना दूसरा प्रेक्षण रदरफोर्ड ने यह निकाला कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अलग अलग कोण पर विचलित हो गए। जब ये अलग अलग कोण पर विचलित हुए तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया कि इसका मतलब जो परमाणु है उसके मध्यवर्ती भाग में कुछ धनावेश था जिससे अल्फा कण जो है वो प्रतिकर्षित हुए और वो अलग कोण पर जाकर विचलित हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट प्रेक्षण जो था, रदरफोर्ड ने यह निकाला कि लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण ऐसा था जिसने सोने की पतली पट्टी को पार ही नहीं किया। वह वापस अपने ही पथ पर आ गया यानी 180 डिग्री पर मुड़ा और अपने ही पथ पर वापस आ गया। इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया कि इसका मतलब परमाणु के मध्यवर्ती भाग में धनावेश होता है जिसके कारण वो एक अल्फा कण सीधा नहीं जा पाया। रदरफोर्ड के इस प्रयोग को निम्न चित्र के द्वारा भी समझा जा सकता है। मान लेते हैं ये अल्फा कण का स्रोत है जो लगातार अल्फा कणों की बौछार कर रहा है और ये जो परमाणु है ये सोने का परमाणु है।
जब अल्फा कणों की बौछार करवाई गई तो अधिकांश अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल गए। इस आधार पर रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ डिग्री के कोण पर विचलित हुए। रदरफोर्ड ने इसके लिए यह अनुमान लगाया कि इसका मतलब जो परमाणु है उसके मध्यवर्ती भाग में कुछ धनावेश होता है, जिससे प्रतिकर्षित होकर ये अल्फा कण जो है ये कुछ कोण पर विचलित हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेक्षण यह निकाला कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो आगे गया ही नहीं और वो पुनः अपने पथ पर वापस आ गया। अपने इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ जानकारियाँ दी। वो जानकारियाँ ये थी कि जो परमाणु है उसका आकार जो है वो गोलाकार होता है और परमाणु का आकार काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें अधिकांश भाग तो खाली होता है और मध्यवर्ती भाग में धनावेश व्यवस्थित रहता है। परमाणु का ये जो धनावेशित भाग है जो केंद्र में निहित रहता है, इसको रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। ठीक है, इसको रदरफोर्ड ने नाभिक कहा, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि नाभिक होता है। फिर परमाणु का जो ऋणावेशित भाग होता है यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ अलग अलग वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते रहते हैं और ये जो अलग अलग वृत्ताकार पथ होते हैं इन्हें ही बोला जाता है कक्षाएं। इन कक्षाओं के बारे में दोस्तों अपने आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे कक्षाएं होती है, कितनी कक्षाएं होती है परमाणु में। नेक्स्ट था ये रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो परमाणु है उसका आकार बड़ा था लेकिन उसमें उपस्थित धनावेश जो था वो बहुत ही छोटे भाग में व्यवस्थित था। तो रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो परमाणु का आकार है, जो नाभिक का आकार है वो परमाणु की तुलना में बहुत ही नगण्य होता है यानी बहुत ही छोटा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें जो रदरफोर्ड ने बताई कि जो परमाणु में उपस्थित नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है और जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए नाभिक के बारे में कि नाभिक की त्रिज्या, तो ध्यान रखिएगा नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या दोस्तों होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग बहुत अच्छा दिया। इस प्रयोग से हम लोगों को नाभिक के बारे में भी जानकारी मिली, लेकिन हर प्रयोग में कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। वैसे ही रदरफोर्ड के प्रयोग में भी कमियां रही थी। अब रदरफोर्ड से पहले एक वैज्ञानिक आया था मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया जिसे मैक्सवेल का तरल सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में मैक्सवेल ने बताया कि अगर कोई ऋणावेश जो होता है वो लगातार अगर वृत्ताकार कक्षा में या वृत्ताकार पथों में गति करता है तो क्या करता है, वो निरंतर अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता रहता है और इस ऊर्जा उत्सर्जन के कारण लगातार उस ऋणावेश की ऊर्जा में कमी होती रहती है। अब अगर मैक्सवेल का जो सिद्धांत है वो रदरफोर्ड के सिद्धांत पर अप्लाई किया जाए तो रदरफोर्ड ने परमाणु का आकार क्या बताया कि मध्यवर्ती भाग में नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी जो ऋणावेश है वो चक्कर लगाते रहते हैं। अगर नाभिक के चारों तरफ ऋणावेश चक्कर लगाते रहते हैं तो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा में कमी आनी चाहिए, और अगर ऊर्जा में कमी आती जाएगी तो सबसे पहली बात तो परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा और लास्ट में इस ऋणावेश की ऊर्जा के मान में इतनी ज़्यादा कमी आ जाएगी कि ये जो ऋणावेश है ये नाभिक में जाके गिर जाएगा। अगर ऋणावेश नाभिक में जाकर गिर जाता है तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहता, और अगर परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो ये प्रयोग ही असफल हो जाएगा। इस वजह से इसकी व्याख्या जो है वो रदरफोर्ड नहीं कर पाया। यही कारण है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी असफल रहा। नेक्स्ट मॉडल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें। हम ऐसे ही आपको आगे से आगे वीडियो दिखाते जाएंगे और आपका जनरल साइंस का जो टॉपिक है, जो जनरल साइंस एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।